हेलो बच्चों, देखो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल। अभी पढ़ा था अपन ने एक्सियल पोजीशन, और अब हम सीखने वाले हैं बेटा इसके अंदर इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो पिछले डेरिवेशन में ये भी सिखाया था कि इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, ब्रॉड का पोजीशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। माय नेम इज नवीन अरोरा और हम पढ़ रहे हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन पर इंटेंसिटी ऑफ फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो देखो बच्चों, ये एक प्लस क्यू चार्ज है, हाँ, ये एक माइनस क्यू चार्ज है, यस। वैल्यू सेम है, बिल्कुल सेम है, नेचर अपोजिट है और इनके बीच की दूरी है बहुत कम है, तो मिलकर के सिस्टम जो बना इसको बोलते हैं डाइपोल। और इनके बीच की दूरी हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस ऑफ डाइपोल। यहाँ पर अगर हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है यहाँ से और यहाँ से समान इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, उनको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसका नाम 1 दे दें, इसका नाम 2। अब मुझे डाइपोल का इफेक्ट निकालना है इस पॉइंट पर। तो डाइपोल का इफेक्ट अगर सरल भाषा में बात करें तो इस चार्ज की फील्ड निकालो, इस चार्ज की फील्ड निकालो, दोनों को ऐड कर दो। और यहाँ पर ऐड करने का तरीका बेटा रहेगा वेक्टर तरीके से, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ फील्ड जो होती है स्केलर नहीं होती, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड वेक्टर होती है। तो हमें इसको वेक्टर तरीके से यहाँ पर ऐड करना रहेगा। अगर हम वेक्टर तरीके से इसको ऐड करेंगे तो कैसे करते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द डाइपोल। तो ऐसे बोलेंगे r डिस्टेंस है डाइपोल से, तो ऑटोमेटिक समझ जाना सेंटर से डिस्टेंस बोला गया है, माइनस क्यू और प्लस क्यू से नहीं बोला गया। जब भी डिस्टेंस बोले डिस्टेंस है इतना मीटर इतना सेंटीमीटर फ्रॉम डाइपोल, तो सेंटर से ही होता है। तो एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल, एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल। ध्यान से देखो तो इस प्लस चार्ज के कारण यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन अगर हम निकालें तो वो होगा E1 ऐसा अवे फ्रॉम चार्ज, और इस चार्ज के कारण अगर यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन देखें तो फील्ड की वैल्यू होगी E2 और डायरेक्शन ऐसा होगा, एक होगा E1 और एक हो गया E2। डायरेक्शन होगा पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण होगा टुवर्ड्स द चार्ज। ये भी समझ में आ गया। अगर हम इस मैग्नीट्यूड की बात करें कि E1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस चाहिए मेरे को, भाई ये पूरा डिस्टेंस हमने 12 माना था, अपनी सुविधा के लिए 12 माना था, L भी मान सकते थे, L मानते आधा करते तो L/2 होता, बट हमने 12 शुरू से ही मान के चला है, तो 12 का आधा L होगा, तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ 12 था, तो मैं इस डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर L लिख सकता हूँ। तो ये डिस्टेंस हो गया बेटा मेरे पास L, ये L है ये R है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा √r² + L। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड की वैल्यू है इसको हम लिखेंगे KQ अपॉन √r² + L², और उसका भी स्क्वायर। मतलब आप ये बोल सकते हो KQ अपॉन r² + L²। और बोले इंटेंसिटी ऑफ फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव वाला चार्ज है इसके कारण कितनी होगी, तो इसके कारण भी देखो डिस्टेंस ये वाला तो L ही है ना बेटा, ये डिस्टेंस तो अभी भी L रहेगा, ये डिस्टेंस यहाँ तक का L है, ये डिस्टेंस भी कितना रहेगा L, ये R है, तो ये अभी भी कितना रहेगा √r² + L²। तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो अभी भी वही होगा K × Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का जो मैग्नीट्यूड है दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल। और अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो जो रिजल्टेंट होता है वो इन दोनों के ठीक बीच में होता है। और बेटा हमको यहाँ पर दोनों का इफेक्ट निकालना है कि दोनों का मिला के इफेक्ट अगर निकाल लोगे तो ऑटोमेटिक हमको यहाँ पर डाइपोल का इफेक्ट मिल जाएगा। एक बात तो ये हमें समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई। अब वो डाइपोल का इफेक्ट निकाल, दोनों का इफेक्ट निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। तो वेक्टर में दो वेक्टर को जोड़ने का तरीका ये होता है, अगर सेम डायरेक्शन हो डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो माइनस कर देंगे, और अगर एंगल पर होगा तो √a² + b² + 2ab cos θ। एक तरीका ये, या कंपोनेंट में तोड़ दो। तो अपन वेक्टर तरीके से वेक्टर फार्मूला यूज़ करते हैं। तो वेक्टर फार्मूला यूज़ करें, मान लो कि ये वाला एंगल थीटा, अपने मन से अपन ने मान लिया ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और ये डायमेंशंस और ये डायमेंशन सेम है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ऑटोमेटिक ये भी थीटा ही हो जाएगा। तो इन दोनों E1 और E2 के बीच का एंगल
हो गया हमारे पास 2 थीटा। ये पूरा एंगल मिला के कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम E1 और E2 के बीच का एंगल देखें तो E1 E2 के बीच का टोटल एंगल जो है वो कितना हो गया हमारे पास 2 थीटा। तो अगर मुझे ई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो ई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो मैं इसको भी अभी E1 लिख रहा हूँ क्योंकि E2 का मैग्नीट्यूड और E1 का मैग्नीट्यूड सेम है। तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ E1 इंटू E2 इंटू कॉस थीटा, और इन दोनों के बीच में एंगल कॉस 2 थीटा है। तो ई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा मेरे पास 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर, ये भी E1 और E2 बराबर ही है, और साथ में हो गया cos 2 थीटा। तो ई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में निकाल रहे हैं, 2E1 स्क्वायर बाहर हो गया, अंदर हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। तो ई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा 2 टाइम्स E1 स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मुझको यहाँ मिल जाएगा, इट इज़ इक्वल टू, ये E1 स्क्वायर था तो 4E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम वैल्यू लिखें तो ई रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन 2 टाइम्स E1 cos थीटा। ई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स E1 की वैल्यू हो रही KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा। अगर तुम इस ट्रायंगल में देखो तो ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो आप लिख सकते हो इसको यहाँ पर कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट मतलब 1/2। तो ई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो K और 2 इंटू Q इंटू L। जब भी हम डाइपोल की बात करते हैं तो डाइपोल मोमेंट के स्ट्रेंथ बताने के लिए डाइपोल मोमेंट का उपयोग किया जाता है। सब चीज़ें, चाहे डायरेक्शन बताओ चाहे मैग्नीट्यूड बताओ, डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में बताएंगे। तो 2 इंटू Q इंटू L को हम P भी लिख सकते हैं, Q इंटू 2L। तो K इंटू P अपॉन नीचे 1 और 1/2 मिलाकर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमको मिल गया यहाँ पर ई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अच्छा, अगर L इज होता ही है, L इज़ वेरी वेरी लेस देन R दिया भी हो या ऐसा होता ही है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि ई रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है इट इज़ इक्वल टू K इंटू P अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2। स्क्वायर स्क्वायर गया तो सकते हैं क्या KP अपॉन RQ। यस सर, ये भी लिख सकते हैं KP अपॉन RQ। K की वैल्यू CGSSI उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू होती है वो पुट कर देना न्यूमेरिकल करते समय। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फील्ड आई है उसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो अगर देखो डायरेक्शन है वो ऐसा है, ऐसा 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 है, मतलब प्लस से माइनस है, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड की दिशा में ही है, मतलब डाइपोल मोमेंट के अपोजिट है, डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल है। तो डायरेक्शन हम डाइपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में ही शो करते हैं। वहाँ पिछले में था पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर हो जाएगा एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट, तो -P लिख देते हैं। तो ये अपने को डायरेक्शन भी साथ में मेंशन करना आवश्यक होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल इन द ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन या इक्वेटोरियल पोजिशन। ये हो गया आपका ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन भी खत्म। ठीक है, लिख लो बेटा अपनी कॉपी में, इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करो और नोट कर लो। और फिर वही एक चीज़ तुम बोलता हूँ, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, तो अच्छे कॉलेज में तुम पहुँच जाओगे, अच्छे अपनी ड्रीम कॉलेज पहुँच जाओगे। हम सब टीचर की यहाँ पर बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ हमेशा रहती हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।